अगर कभी हमारे घर को सूरज ने खत्म कर दिया तो फिर हम कहां जाएंगे? हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी जैसी कोई और जगह नहीं है, लेकिन क्या हम किसी और पथरीले प्लैनेट को पृथ्वी जैसा बना सकते हैं? क्या हम इंसानों को एक नया घर दे सकते हैं? क्रिस मके को उनके दोस्त नासा का इंडियाना जोन्स कहते हैं, मगर ये साहब टोपी लगाकर कोड़ा लेकर नहीं चलते, बल्कि इनके पास होते हैं अपने काम के लिए प्रैक्टिकल गियर। ये चाहे एंटार्कटिका के पानी में हो या गोबी डेजर्ट की झुलसा देने वाली रेत में। मुझे फील्ड में जाकर जिंदगी के एक्सट्रीम्स देखना पसंद है। उससे मुझे पता लगता है कि उन जगहों पर रहने पर क्या होता है। ये एक तरह की डिटेक्टिव प्रॉब्लम है। क्या कोई जीव इस एनवायरनमेंट में रह सकता है? वो कैसे बच पाएगा? वो यहाँ क्या करता है? क्रिस अब एक नया एडवेंचर पर जा रहे हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि हम एक बिल्कुल एलियन एनवायरनमेंट के एक्सट्रीम्स में कैसे जिंदा बच सकते हैं। अपनी इस खोज के लिए ये कैलिफोर्निया के अपने घर से दूर एक एक्सोटिक ग्रीन हाउस में जा रहे हैं। कोई भी जीव वहीं रह सकता है जहां पौधे हों। पौधे किसी भी बायोस्फीयर का आधार है। उनसे जो ऑक्सीजन निकलती है उससे ही हम सांस लेते हैं, वही हमें खाने की चीजें देते हैं। मगर एक दुनिया को पौधों के लिए सूटेबल कैसे बना सकते हैं? वैसे ही जैसे ये स्ट्रक्चर पौधों के लिए सूटेबल है, ये ग्रीन हाउस है। हम किसी और दुनिया के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस डालकर वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। क्रिस मानते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आज हमारे क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए खतरा बना हुआ है, वही हमारे लिए उस वक्त एक नया घर बनाएगा जब हमें पृथ्वी से जाना पड़ेगा। यहाँ एक जार के अंदर दो दुनिया कैद है। आप इन छोटे से रिप्रेजेंटेशंस को एक पूरा प्लैनेट मान लीजिए। रेत, पानी, एटमॉस्फेयर। एक असली प्लैनेट की तरह यहां भी सूरज चमक रहा है। मेरे पास ये कार्बोनेट टैबलेट्स हैं। अगर मैं इनके दो टुकड़े करके इस बोतल में डाल दूं, तो इनमें से एक सिस्टम में दूसरे के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। हालांकि दोनों को बराबर गर्मी मिल रही है, मगर 30 मिनट बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाली बोतल सिर्फ हवा वाली बोतल के मुकाबले 7 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाएगी। वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस सूरज से मिलने वाली गर्मी को जज्ब कर लेती हैं। क्रिस मानते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का सही कॉम्बिनेशन हो तो वो हमारे पड़ोसी प्लेनेट पर जमी बर्फ को पिघला देगी। मार्स वो प्लेनेट है जो पृथ्वी के जलकर राख होने के बाद भी बचा रहेगा। मार्स काफी ठंडी और सूखी जगह है। आंकड़ों में देखें तो वहाँ -62 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ 6 मिलीबार्स का है, जबकि पृथ्वी पर वो 1000 मिलीबार्स का है। उसकी ग्रेविटी पृथ्वी का 1/3 है और वो सूरज से पृथ्वी के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा दूर है। इन सब की वजह से वो बिल्कुल ठंडी सूखी जगह है, मगर हम उसे गर्म और नर्म बना सकते हैं। क्रिस का अंदाजा है कि मार्स को इंसुलेट करने के लिए करीब 40 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेस लगेंगी, मगर इतनी गैस को पृथ्वी से ट्रांसपोर्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। मगर 2008 में नासा के फीनिक्स लैंडर ने जब मार्स की मिट्टी की खुदाई करके उसे एनालाइज किया, तब पता लगा कि वो गैसेस कहां से आ सकती हैं। मार्स पर हम उसकी मिट्टी और वहां के एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट से सुपर ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर सकते हैं, जैसे कि परफ्लोरोकार्बन्स। ये कार्बन मॉलिक्यूल्स फ्लोरीन से जुड़े होते हैं। हम वहां लिटरली छोटी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं और वहां की चट्टानों से फ्लोरीन और एटमॉस्फेयर से कार्बन निकाल सकते हैं। उनसे परफ्लोरोकार्बन्स बनाकर उन्हें एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। क्रिस चाहते हैं कि मार्स के टेराफॉर्म के लिए वहां मोबाइल फैक्ट्रीज की एक खेप भेजी जाए जो एक एसयूवी जितनी बड़ी होगी और वो मार्स के सरफेस पर घूम घूमकर मिट्टी खाएंगी और ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करेंगी। उससे पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्रिस मानते हैं कि ऐसा करने पर करीब 100 साल बाद इंसान भी मार्स पर जा सकेंगे। वहां बारिश होगी, पानी बहेगा और पेड़ पौधे भी उगेंगे। मार्स पर बसने वाले पहले पायनियर्स को ऑक्सीजन मास्क्स की मदद से सांस लेनी होगी, मगर कुछ समय बाद मार्स के पेड़ पौधों से वहां के पूरे एटमॉस्फेयर में सांस लेने लायक हवा बनने लगेगी।
पेड़ पौधों से सांस लेने लायक ऑक्सीजन बनने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन जब ऐसा होने लगेगा तब हम वहां भी उसी तरह घूम पाएंगे जैसे कि आज पृथ्वी पर घूम रहे हैं। शायद ज्यादा बेहतर तरीके से भी, क्योंकि ग्रेविटी कम होने की वजह से हम ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकेंगे। मगर मार्स पर जाने की बात तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब सूरज पृथ्वी को जला डालेगा उसके पहले वो 200 करोड़ साल तक अपनी हीलियम जलाएगा और फ्यूल खत्म होने पर वो एक छोटा सा डिम व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा। फिर क्या होगा? उस ठंडी अंधेरी जगह पर सिविलाइजेशन को पावर कहां से मिलेगा? कैलिफोर्निया की एक ग्राउंड ब्रेकिंग लेबोरेटरी के पास इस सवाल का भी जवाब है। वो अब पृथ्वी पर ही एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने की तैयारी में है। इंसानों के दिन अब गिने चुने हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एनर्जी की, और हमें सबसे ज्यादा एनर्जी सूरज से मिलती है। जब सूरज ही नहीं रहेगा तब हमारे वंशजों को पार के लिए एक नया सोर्स चाहिए होगा। एड मोजेस कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में एक फिजिसिस्ट, इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव है। इन्हें और इनके ग्रुप को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की ओर से $200 करोड़ दिए गए थे ताकि ये नेशनल इग्निशन फैसिलिटी या निफ बना सके। 2009 में तैयार हुए निफ में दुनिया के सबसे पावरफुल 192 लेजर्स लगे हैं। वो इस चेंबर में आने वाली किसी भी चीज को राख कर सकते हैं। जाहिर है ये दुनिया पर राज करना चाहते हैं। हमारी इस फैसिलिटी में, नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में, दुनिया के सबसे एनर्जेटिक लेजर्स लगे हैं जो दुनिया के किसी और लेजर से 100 गुना ज्यादा तेज हैं। हम एक बिल्कुल सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी सोर्स बनाना चाहते हैं। अगर एड कामयाब हो गए तो एक पूरे शहर को सिर्फ इससे ही पावर मिल सकेगी। इस पानी की एनर्जी से सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन या बॉस्टन जैसे शहरों को दिन भर एनर्जी मिल सकती है, जहां करीब 10 लाख लोग रहते हैं। सोचिए यह कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि पानी के 365 ग्लासेस से साल भर पावर मिलेगी। सोच तो गजब की है। चीयर्स जिंदगी के नाम। सही कंडीशंस में पानी के हाइड्रोजन एटम्स को साथ में फ्यूज किया जा सकता है और उनके कुछ मास को प्योर एनर्जी में बदला जा सकता है। वही फ्यूल हमारे सूरज के अंदर जलता है। सूरज के कोर के अंदर पावरफुल ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई को स्क्वीज कर देती है। जब वो फ्यूज होते हैं तब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के प्रोटॉन्स अपने मास के 0.7% को प्योर एनर्जी में बदल देते हैं। ये सुनने में तो ज्यादा नहीं लगता, मगर इतने से ही टेम्परेचर पहुंच जाता है करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर हमारे पास सूरज जैसी ग्रेविटी नहीं है जिससे हम फ्यूजन रिएक्शन के लायक प्रेशर बना सकें। इसलिए एड की टीम निफ इन विशाल लेजर्स का इस्तेमाल कर रही है। ये इन्हें यूएस इलेक्ट्रिक ग्रिड से मिलने वाली 1000 करोड़ वाट की बिजली से चार्ज करते हैं। उस पावर के एक फ्रैक्शन से ही लेजर्स चलने लगते हैं। बाकी बिजली को एम्पलीफायर्स की एक सीरीज में लगी बीम्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके सेंट्रल चेंबर में एक छोटे से गोल्ड सिलेंडर में हाइपर चार्ज्ड लेजर बीम्स जमा होती हैं, जिसमें फ्रोजन हाइड्रोजन की एक छोटी सी बॉल रखी होती है। वो टारगेट सेकंड के कुछ करोड़वें भाग के लिए इल्यूमिनेट होता है और ये पार उस वक्त यूएस इलेक्ट्रिकल ग्रिड में पैदा होने वाली कुल बिजली से 1000 गुना ज्यादा होती है। ऐसा करते वक्त हम उस टारगेट को अपनी जगह से हटाते हैं और उसे करीब 15 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टकराते हैं। तब वो सेकंड के 1100 करोड़वें भाग जितनी देर के लिए जलता है। कुछ देर के लिए हाइड्रोजन एटम्स एक नए एलिमेंट हीलियम में फ्यूज हो जाते हैं और उससे बड़ी जबरदस्त एनर्जी का झोंका निकलता है। हमारा गोल भी बड़ा अनोखा है। इतनी एनर्जी पैदा करो जितनी जमा भी नहीं कर सकते। ये बात बड़ी अजीब लगती है, मगर हम ऐसा कैसे करेंगे? ये देखिए, माचिस की इस तीली में एनर्जी जमा है, केमिकल एनर्जी। हम बहुत कम एनर्जी से कलाई के एक हल्के से झटके से इसे जला देते हैं, लेकिन अगर मैं माचिस की इन दूसरी तीलियों को भी जला दूं तो
बहुत कम एनर्जी से हमें ढेर सारी एनर्जी मिल गई। तो अगर मैं ऐसा करता रहूं तो मुझे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मिल सकती है। हमारा गोल भी यही है, हम फ्यूजन बर्न करना चाहते हैं। उससे ही हम यहाँ पृथ्वी पर एक सूरज बना सकते हैं। अगर निफ ने फ्यूजन रिएक्शन कर लिया तो उसके छोटे से आर्टिफिशियल सूरज से इतनी एनर्जी पैदा होगी कि उससे ये लेजर्स फिर से चलने लगेंगे और काफी एनर्जी बची भी रहेगी। इस टेक्नोलॉजी पर बने पावर प्लांट से इन लेजर्स को चलाने लायक एनर्जी से 50 से 100 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। इससे किसी केमिकल रिएक्शन के मुकाबले 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी डेंस पैदा होगी। तभी तो फ्यूजन एनर्जी इतनी कमाल की होती है। इसमें कार्बन नहीं होता, ज्यादा हाइड्रोजन नहीं होती और पानी का भी इस्तेमाल नहीं होता, मगर पूरी दुनिया को पावर मिल सकती है। दुनिया भर में कई और फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अगर निफ सबसे पहले वो इग्निशन नहीं भी कर पाता, तब भी कोई ना कोई तो सूरज की पावर को पृथ्वी पर ले ही आएगा। हमारे ब्रह्मांड के सबसे कॉमन एलिमेंट के अंदर की एनर्जी को अनलॉक करने पर हमारी आने वाली पीढ़ियों को इतनी एनर्जी मिल सकेगी कि वो सूरज की मौत के बाद भी अपनी सिविलाइजेशन को चलाते रहें।